एक सिंपल बैकग्राउंड, ना कोई इंग्लिश फ्लुएंसी, ना टॉप रैंक, फिर भी आईआईटी कानपुर में पीएचडी और इंटरनेशनल स्टेज पर रिसर्च प्रेजेंटेशन। तो सवाल ये है, क्या सक्सेस सिर्फ टॉपर्स के लिए होती है या कोई भी स्टूडेंट चाहे गांव से हो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रत्नेश कुशवाहा सर के साथ, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करके जियो इन्फॉर्मेटिक्स और पीएचडी तक का पावरफुल जर्नी कंप्लीट किया, और सिर्फ इंडिया नहीं, इटली, ऑस्ट्रिया और यूएसए जैसी कंट्रीज में अपनी रिसर्च रिप्रेजेंट की। इस एपिसोड में आपको मिलेगा रियल स्ट्रगल, रियल स्ट्रेटजी और वो सच जो आपको कोई नहीं बताता। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज दिस माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट द करियर। हेलो सर, हाउ आर यू? Yeah, hello, I'm good. Deepraj, yeah. थैंक यू। सर, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपकी जर्नी आईआईटी कानपुर से लेके रिसर्च में कैसी है? Yeah, so first of all, thank you for a nice invitation and a nice initiative which you, Deepraj, started. And as you mentioned, my name is Ratnesh Kushwaha. I am from Raebareli district in UP. So if you don't know about Raebareli, then probably if you have political interest, always you know about Indira Gandhi, Sonia Gandhi, and Rahul Gandhi, who were the member of parliament. So I did my schooling from Raebareli only up to 12th. Then I done my bachelor's in civil engineering in 2015 from Ghaziabad, the college name as Rajkumar Goyal Institute of Technology. Then in 2019, I took a drop for 1 year for the preparation of GATE, and in 2020, I joined as a master's at IIT Kanpur in civil engineering, and with a specialization in geoinformatics department. And after that, I have converted my program from master's to PhD, and thereon I am continuing my PhD at IIT Kanpur. ये सर, रायबरेली का नाम आया और गांधी परिवार का नाम ना आया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या बिल्कुल। सो अदरवाइज अगर कोई नहीं जानता तो आई ऑलवेज यूज टू से लखनऊ के पास में, एंड इफ दे आर ऑलवेज पॉलिटिकल इंटरेस्टेड देन आई गिव देम अ पॉलिटिकल रेफरेंस टू दैट। ये सर, आपका स्कूल टाइम में से आप टॉपर थे या कि फिर आप कॉलेज आने के बाद आपका ऐसा आईआईटी की जर्नी स्टार्ट हुई? नहीं, सो फ्रॉम द स्कूलिंग टाइम आई कांट से आई वाज अ टॉपर, but probably above average, probably in a class of 40 45 I was roughly in top 5 or top 7 or something. And the time of IIT, जब मैंने IIT किया स्टार्ट किया तो it was never in my mind. I was just doing my bachelor's, and probably in the COVID time when I had no other option, so it was one of the options after giving GATE to join the IIT. ओके सर, इंजीनियरिंग चूज करने का डिसीजन कैसे लिया आपने? आपका पहले से कुछ डिसाइडेड था या कि प्री प्लान था इंजीनियरिंग में जाना है, या कि फिर अचानक से डिसाइड हुआ? सो इंजीनियरिंग का तो ऐसा है कि अगर आप मैथ्स लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका बचपन से ही रहता है कि फिर अगर मैथ्स है तो या तो बीएससी है, और यू यू वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग। सो from my childhood I was always interested in maths, so maths was always my favorite subject. So I have decided either to go in Delhi University or something for the maths and doing the BSc, and or otherwise I would go for the engineering. So लेटर मतलब जॉब पर्सपेक्टिव से भी, बिकॉज आप बीएससी करोगे फिर एमएससी करोगे, सो बाय डिफॉल्ट 2015 में ये माइंडसेट था कि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, सो दैट्स व्हाई मैथ्स में इंटरेस्ट था, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इंजीनियरिंग वुड बी बेस्ट ऑप्शन वेयर आई कैन गेट अ जॉब आफ्टर 4 years ऑफ माई बैचलर्स। दो लेटर वो प्लान सारा चेंज हो गया टुवर्ड्स रिसर्च, बट इनिशियली यही प्लान था कि जॉब इजिली मिल जाती है 4 years के बाद, तो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद जर्नी ऑफ बीटेक।
सर आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज किया। जनरली जब आप कोविड के बाद कॉलेज ज्वाइन किए तो उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड था, उसके बाद भी आपने ओवर किया सिविल इंजीनियरिंग को, ऐसा क्यों? Because I always had an inclination for civil engineering. Though जो मैंने branch choose की, which is the geoinformatics, probably we will be discussing later in this podcast also. So geoinformatics is not directly related to civil engineering, though it is a part, because if you are doing your graduation in civil engineering, then you are exposed to the basic of surveying engineering and all, which is a part of civil engineering only. And later in geoinformatics, it is an extension of surveying. तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स ओके। इज अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बट उसमें वो इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एनी ब्रांच कैन गो टू इनटू इट इफ यू हैव डन अ बैचलर्स विथ मैथमेटिक्स कोर्स इन योर बैचलर्स। ओके, तो थोड़ा सा आपके रिज्यूमे के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। आपने पीएचडी की है राइट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिविल इंजीनियरिंग से, और हम्म। आईआईटी कानपुर। एमटेक भी आपने किया आईआईटी कानपुर से राइट? हाँ, सो आई डोंट हैव अ कंप्लीट डिग्री ऑफ एमटेक, आई जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम एमटेक टू पीएचडी। ओके, और बीटेक भी आपने एकेटीयू लखनऊ से किया। ओके हम्म। सर, आपकी पब्लिकेशंस भी हैं? हाँ, मेरे अभी एक पब्लिकेशन एज अ फर्स्ट ऑथर है, एक एज अ सेकंड ऑथर है अभी। ओके सर, आईआईटी कानपुर का नाम है और एचसी वर्मा सर का नाम ना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वो कई बार आ चुके हैं, बट आई नेवर गॉट अ चांस टू मीट विथ हिम इन पर्सन, बट हाँ, वो डेफिनेटली कई बार आ चुके हैं यहाँ पे इन आईआईटी कानपुर। यदि साइंस का कोई स्टूडेंट है तो वो एचसी वर्मा सर से जरूर इन्फ्लुएंस होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। सर और और साइंस का नहीं भी है कॉन्फ्रेंसेस? तो भी मंकी मंकी प्रॉब्लम सबको पता है। यस सर। हम्म। आपने कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए हैं यहाँ पे? सर हाँ, ये डेफिनेटली। कॉन्फ्रेंसेस यूएसए, ऑस्ट्रिया, इटली, फॉरेन भी आपने अटेंड किया? हाँ, तो इसमें कुछ जो है वो मैंने वर्चुअल अटेंड की थी और कुछ इन पर्सन है। ओके सर, आपने टीचिंग असिस्टेंट, एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी वर्क किया है हाँ, आईआईटी तो कानपुर में यहाँ ही? पे क्या होता है, आप अगर पीएचडी या मास्टर्स में हैं तो आपको किसी न किसी, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, तो आपको एज अ टीए आपको रहना पड़ता है, वेयर यू आर असिस्टिंग योर प्रोफेसर। सो इन प्रोबेबली इन कंडक्ट ऑफ लैब्स, इन कंडक्ट ऑफ क्विजेस एंड ऑल, सो यू हैव टू असिस्ट योर प्रोफेसर। सो ये मैंडेटरी होता है, कोई भी पीएचडी या मास्टर्स का होगा तो दे हैव टू इनकॉर्पोरेट। सर आपकी टेक्निकल स्किल्स पे ऑटो लेवल, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, जूनो, ट्रिम्बल, प्रोग्रामिंग, पाइथन, सी। सर आपने प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्ट था आपका? आपकी प्रोग्रामिंग में रिसर्च हेल्पफुल होती है सो सर? रिसर्च में प्रोग्रामिंग सो हेल्पफुल होती है? प्रोग्रामिंग में तो उतना इंटरेस्ट मेरा नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैव ऑप्टेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग। बट जैसा कि ओके। मैंने बताया कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ ऑल डिसिप्लिन ब्रांच, एंड हेयर आर कोर्सेज व्हिच हैज अ डेफिनेट प्री रिक्विजिट ऑफ कोडिंग। तो आपको कोडिंग यहाँ पे आनी चाहिए, तो आपके फील्ड के लिए हेल्पफुल होता है, स्पेसिफिकली जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। उसके बिना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न देम। ओके, मैट लैब भी है इस पे, और आपकी अचीवमेंट्स भी काफ़ी सारी हैं। और ये आपकी गेट की रैंक है 4997 है हाँ, कुछ? ये 2020 की रैंक है। मैंने दो बार गेट दिया था, एक 2019 में दिया था, एक 20 में दिया था। तो 19 में क्योंकि वो चल रहा था कि मेरा कॉलेज चल रहा था, तो उस टाइम उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, दो आई हैव क्वालिफाइड गेट, बट द मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे। फिर मैंने एक साल हाँ, ड्रॉप किया और तब कॉलेज में प्रिपरेशन थोड़ा की। सा टाइम नहीं मिल पाता कॉलेज के। हम्म। हम्म। सेकंड प्राइज इन टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन इवेंट ऑन सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इन जोनल फेस्ट। सर ये जोनल फेस्ट क्या होता है? जोनल फेस्ट तो वो गाजियाबाद का, जो आई थिंक वो एनसीआर का जोन था, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस आए थे। तो वो आई थिंक वो एक अजय कुमार कर करके कॉलेज है, तो वो वहां पे हुआ था, तो उसमें पेपर प्रेजेंटेशन में हमारे ग्रुप को सेकंड प्राइज मिला था। ओके, फर्स्ट प्राइज इन ब्रिज मेकिंग कंपटीशन इन द एनुअल फेस्ट हेल्ड एट आरकेजीआईटी गाजियाबाद। आरकेजीआईटी कॉलेज है। ओके। ये बैचलर्स का, हाँ, मेरा बैचलर्स का। ओके, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोडीसी, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन। ओके, वर्कशॉप्स, वर्कशॉप स्विट्जरलैंड में। ओके। हाँ, ये मैंने इन पर्सन अटेंड किया था। इसरो, आईआईआरएस देहरादून। नाइस। ओके,
सर ये आपके प्रोफेसर है जिनके अंदर आपने टीचिंग असिस्टेंट एज वर्क किया क्या? नहीं नहीं, ये मेरे सुपरवाइजर्स हैं। सो फर्स्ट टू ओके। प्रोफेसर ओमकार दीक्षित एंड प्रोफेसर नागराजन आर माय सुपरवाइजर्स, एंड द नेक्स्ट टू मैथिस ब्लॉसफेट एंड अलेक्जेंडर कैम आर माय मेंटर्स फ्रॉम जर्मनी। सो दे आर हेल्पिंग मी इन माय रिसर्च वर्क। ओके सर, अगर कोई स्टूडेंट गांव से है और उसकी इंग्लिश वीक है, क्या वो आईआईटी लेवल तक पहुंच सकता है और आप जैसे रिसर्च फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है? मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये कहता हूँ, आई थिंक ये मिथ है कि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड इंग्लिश आपको एक डिसेंट आनी चाहिए, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग विथ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु डजेंट नो हिंदी और योर नेटिव लैंग्वेज। सो वो एक ब्रिज को गैप करने के लिए आई ऑलवेज थिंक इंग्लिश वहां तक जरूरी है। बट एक बार आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो मुझे कभी भी नहीं लगता कि इंग्लिश उसके मतलब उसके अलावा कहीं उससे मैटर करती, बिकॉज I have met a lot of people from China or from different parts of the world, and they are very proud of their own language and they never want to speak in English until they are communicating with international people. So, definitely अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं अच्छी है, अगर आप अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंट है, तो आई थिंक ये इंग्लिश कभी भी आपका बैरियर नहीं हो सकती। ओके सर, जैसे कि डिग्री इंपॉर्टेंट है या स्किल्स? जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग में हो तो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, मेरे टाइम्स बोलते हैं कि आपके पास डिग्री नहीं भी है, यदि आपके पास स्किल है देन आपको कंप्यूटर साइंस में हम्म प्रेफरेंस मिल जाती है। क्या आपकी सिविल इंजीनियरिंग में हम्म। भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, आई थिंक स्किल मोर इम्पोर्टेंट है। आप कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हो, आई थिंक जो इंडस्ट्री है और चाहे रिसर्च है, हर किसी को वही चाहिए कि आप आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो फॉर मी ऑलवेज इट इज स्किल ओवर डिग्री। सर जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस के पीछे भाग रहे हैं कि कोडिंग सीख लेते हैं जॉब मिल जाएगी, तो उन्हें सिविल इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए नहीं? कितना सेफ है सिविल इंजीनियरिंग? सो इट माइट साउंड रिस्की, बट या सो रिसेंटली थोड़ी सी जॉब्स डेफिनेटली कम है। अगर मैं कहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी जॉब्स है, तो ये शायद झूठ होगा। तो डेफिनेटली देयर आर लिमिटेड जॉब्स इन सिविल इंजीनियरिंग। और बट ये डेफिनेटली अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है, तो यू कैन स्टार्ट एंड प्रोबेबली विद द टाइम डेफिनेटली यू कैन ग्रो। तो इट इज अप टू यू, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी आजकल एआई टूल्स के आने के बाद वो बेसिक जो प्रोग्रामिंग वाली है, वो वैसे भी जॉब नहीं हुई, बिकॉज द एआई कैन डू दैट। यस सर, आपके फील्ड में भी एआई कितना हेल्पफुल है आपके रिसर्च में, आपके सिविल इंजीनियरिंग में? सो रिसर्च में तो ये दो पर्सपेक्टिव हो गया। प्रोबेबली सिविल इंजीनियरिंग में फॉर अंडरस्टैंडिंग अ फ्यू कॉन्सेप्ट एट बैचलर्स लेवल, आई थिंक द एआई टूल्स आर वेरी गुड। बट रिसर्च में प्रोबेबली कई जगह मुझे ऐसा फील होता है कि दो दे आर हेल्पफुल, दे कैन फाइंड यू रिसर्च पेपर रेलिवेंट टू योर डोमेन, बट वो कंप्लीट नहीं है। मतलब आपको अगर सारी रिसर्च ही एआई टूल से हो जाएगी, तो देन पीएचडी वुड मेक डजंट मेक एनी सेंस। तो उसमें तो उतना नहीं हेल्पफुल है, बट कुछ है बेसिक एंड तक इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू गो विद द एआई टूल्स एंड ऑल। है। सर अगर आज आपको ट्वेल्थ के बाद फिर से स्टार्ट करना पड़े तो क्या आप सेम करियर पाथ चूज करेंगे या कुछ चेंज करेंगे? नहीं, सो currently I'm very happy with my thing. So if you personally ask to me, so I will go as it is, I what I have done after 2015. ठीक है सर, आपने बीटेक सिविल सिविल से स्टार्ट करके जियो इन्फॉर्मेटिक्स और पीएचडी तक का जर्नी आपको कैसा रहा, कैसे शिफ्ट हुआ? ओके, सो मैंने 2019 में पास आउट किया था। फिर एक साल ड्रॉप जब किया था, तब मेरा कभी भी मुझे ऑलवेज मतलब पढ़ना पढ़ाना मुझे ऑलवेज अच्छा लगता था। तो मैं आई कैन रिमेम्बर इन माय बैचलर्स आल्सो, तो हम लोग एग्जाम के पहले ग्रुप बना के, सो आई यूज टू टीच माय फ्रेंड्स, और देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन, बट नेवर आई वांटेड टू गो मच इनटू द रिसर्च एरिया। बट 2019 के बाद जब एक साल हमने ड्रॉप किया, प्रोबेबली उस टाइम उतनी गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं थी, तो एक ऑप्शन था कि क्या हम मास्टर्स ज्वाइन करके देन देख सकते हैं क्या कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तब तक भी रिसर्च का नहीं था मेरा। फिर वो कोविड आया, फिर मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया। उसके बाद जब कोर्स वर्क किया, कुछ कोर्स वर्क बहुत इंटरेस्टिंग थे, एंड स्पेसिफिकली द सपोर्ट फ्रॉम माय सुपरवाइजर प्रोफेसर नागराजन एंड प्रोफेसर ओंकार दीक्षित। सो उन्होंने प्रोबेबली मोटिवेट किया कि ये एक और ऑप्शन है विच यू कैन एक्सप्लोर, एंड देन आई जस्ट कन्वर्टेड माय मास्टर्स टू पीएचडी, एंड इट वाज
नथिंग गोइंग बैक। सो उसके बाद से मैंने फिर, जब से मैंने पीएचडी ज्वाइन किया तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस भी बंद कर दी, और तब से मेरा फुल फोकस अब रिसर्च ही है। So ओके। probably it was more like a coincidence due to COVID rather than rather than deciding to go for a PhD from a lot back time. ओके सर, आईआईटी कानपुर जैसे इंस्टीट्यूट में एडजस्ट करना में स्ट्रेटजी में कितना टफ है? एडजस्ट करना कोई टफ है सर? जैसे वहाँ पे हाँ। बच्चे घर से जाते हैं तो उन्हें फर्स्ट टाइम बाहर रहना होता है, मैस कैंपस कैसे है सर वहाँ पे? नहीं सर, इसमें कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। प्रोबेबली कैंपस को लेके, मेस को लेके, सो आई थिंक इट इज द बेस्ट मेस यू कैन हैव, विच आई हैड इन माय एक्सपीरियंस। तो मेस यहाँ की बहुत अच्छी है, स्पेसिफिकली पीएचडी की मेस बहुत अच्छी है। कैंपस भी बहुत अच्छा है, इट इज नाइस एंड क्वाइट। बट अगर कोई आप प्राइवेट कॉलेजेस से बैचलर्स करके आते हो तो आप शायद उतने आपको नहीं होता कि उतना हार्ड वर्किंग है वो। और जब यहाँ पे आप इनिशियली 6 मंथ्स या 1 ईयर का कोर्स करते हो तो इट इज टू मच हेक्टिक। तो ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो हेक्टिक होता है, बट द प्रोफेसर्स एंड एवरीवन आर ग्रूमिंग यू फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर व्हेन यू आर डूइंग योर रिसर्च एज अ सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर। सो आपको वो बैकग्राउंड 1 साल में वो करना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ा हेक्टिक डेफिनेटली होता है, बट उसके बाद आप एडजस्ट हो जाते हो उस एनवायरनमेंट के लिए। सर, आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च प्रेजेंट की, पहली बार जब आप स्टेज पे गए तो आपको कैसे फील हुआ? कोई नर्वसनेस थी, ऐसा कुछ? हाँ, ऑनेस्टली बहुत नर्वसनेस थी। तो जो तुमने आपने रेज्यूमे में दिखाया, तो इनिशियली व्हाट व्हाट कॉन्फ्रेंसेस आई अटेंडेड, फॉर एग्जांपल इन ईजीयू और एजीयू, सो वो क्या थी, वो ऑनलाइन थी। तो ऑनलाइन में क्या होता है, जस्ट 1 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है। बट ये जो आईएजी की है, जो सेकंड नंबर पे है, इन रिमिनी इन इटली, सो ये मेरी पहली इन पर्सन कॉन्फ्रेंस थी। और उस कॉन्फ्रेंस का ये था, मेरे दोनों जो जर्मन सुपरवाइजर्स हैं वो लोग भी वहां थे। तो और उस रूम में आई थिंक इट हैज अ क्राउड ऑफ रफली 150 और सो। और उसमें मेरी फील्ड के जितने टॉप लेवल के लोग थे, जितने भी लिटरली टॉप लेवल के लोग थे, तो वो सारे लोग थे। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो इट वाज डेफिनेटली अ नर्वस मोमेंट, बट जैसे जैसे, क्योंकि मैं अपनी ही ऑलरेडी रिसर्च प्रेजेंट कर रहा था, तो वो धीरे धीरे ईज डाउन होता है। बट वो डेफिनेटली इट वाज अ नर्वस मोमेंट। और जैसे मैंने प्रेजेंटेशन एंड की, तो जो मेरी फील्ड के एकदम टॉप मोस्ट पीपल है, तो उनका क्वेश्चन भी था कि your research is doesn't making much sense and it is kind of not required or something like that। तो उसका मैंने, जो मुझे समझ में आता था उस 1 मिनट के ड्यूरेशन, मैंने उसका आंसर किया। बट आई थिंक वो जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो मुझे उसने बहुत ईज किया इन केस ऑफ फ्यूचर प्रेजेंटेशंस के लिए। तो अब मुझे ओके। कोई भी प्रेजेंटेशन देनी होती तो आई हैव सेट अ हायर बेंचमार्क व्हाट आई हैव प्रेजेंटेड इन इटली। ओके सर, रिसर्च फील्ड में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है जो लोग नहीं समझते? क्या है कि मैं लास्ट टाइम आईसर भोपाल से एक गेस्ट थे, उनके हम्म। साथ डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि रिसर्च में मेरे टाइम्स हमारी 70 to 80% रिसर्चेस कई बार फेल हो जाती हैं, फिर वो हमें स्टार्ट करना पड़ता है। हम्म। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, ये डिपेंड कर सकता है बिल्कुल। ये रिसर्च टू रिसर्च डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च जो है, मतलब फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड है, और प्रोबेबली केमिकल्स और उस काइंड ऑफ रिलेटेड है। हाँ, बट ये है कि आपके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कई बार जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वैसा आउटकम आएगा, वो वैसा आउटकम नहीं आता है। और कई बार आपको पता नहीं चलता कि किस गलती की वजह से आउटकम नहीं आया। बट कभी कभी ये भी होता है कि आप उसमें लगे रहते हो एंड एट एट एनी मोमेंट यू गेट द सक्सेस। सो वो भी होता है। स्ट्रगल्स डेफिनेटली है, यू डोंट हैव अ फिक्स 6 मंथ एग्जामिनेशन, और आपके पास पीएचडी में ये नहीं कि एक फिक्स टेन्योर है कि 5 ईयर में पीएचडी हो जाएगी। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च वर्क। तो वो थोड़ा सा कई बार हेक्टिक होता है। है? आपके लाइफ का बिगेस्ट फेलियर सेटबैक क्या था जिससे आपको लेसन मिला कि मुझे लाइफ में और बेटर होगा? बिगेस्ट सेटबैक, ऐसा अगर एक इंसिडेंट को, तो वैसा मुझे नहीं दिखता है प्रोबेबली। बट हाँ, छोटे छोटे सेटबैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई कैन टेल यू माय स्कॉलरशिप एक्सपीरियंस। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू प्रोबेबली ऑडियंस वुड नो अबाउट पीएमआरएफ और नॉट। सो पीएचडी में आप जब ज्वाइन करते हो, तो इफ यू हैव अ सीपीआई ओवर 8, तो आप अप्लाई कर सकते हो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के लिए, इन विच यू गेट तो per month of 70,000 or so, और after 2 year you will get 80,000 per month and additional research grant। तो वो मैंने पीएमआरएफ के लिए अप्लाई किया था, तो वो नहीं हुआ था। तो वो प्रोबेबली, जिसकी मुझे बहुत उम्मीदें थी, वो नहीं हुआ था। सेकंड सेटबैक प्रोबेबली मेरे लिए था, जो डिसहार्टनिंग था,
वो मैंने इंडो जर्मन एक फेलोशिप होती है डार्ड करके, प्रॉब्ली यू हैव हर्ड ऑफ इट। तो डार्ड फेलोशिप होती है, तो उसमें मेरे पास बेस्ट कोलैबोरेशन था, बिकॉज आई हैव माय सुपरवाइजर फ्रॉम आईआईटी कानपुर, आई हैव माय जर्मन सुपरवाइजर फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक एंड फेडरल एजेंसी ऑफ जियोडेसी एंड कार्टोग्राफी। तो मेरे दो मेंटर्स वहाँ के हैं। तो वो तीन हम ग्रुप थे, तो हमने डार्ड का फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था, और उसमें भी फिर नहीं हुआ था। तो वो सेटबैक्स कई बार होते हैं कि आपको बहुत उम्मीदें होती हैं और आपका जब नहीं होता, बट यू हैव टू गो ऑन। ओके सर, आपने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम किया, रियल इंडस्ट्री में एक्सपोजर कैसा था, वहां पे क्या सीखने को मिला, कैसा एक्सपीरियंस था वहां पे? तो वो हमारा एक एज अ कोलैबोरेशन पार्ट है, बिकॉज जिस एरिया में अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक विद द नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी जो 2022 में आई, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो मेरी डायरेक्टली रिसर्च से रिलेटेड है, तो हम कई सारे कोलैबोरेशन, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया या इसरो हो गए, या जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज रहती है, तो उनके साथ भी हम बहुत सारे कोलैबोरेशन करते हैं। तो ऑलवेज इट इज अ नाइस एक्सपीरियंस। हम उन्हें कुछ सिखाते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं, बिकॉज they are kind of permanent employees also, so मतलब definitely it is both way communication and learning part. ओके सर, ट्वेल्थ के बाद स्टूडेंट सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं कि उन्हें करियर फाइंड आउट करने के बाद भी उन्हें लगता है कि हम गलत फील्ड पे आ गए, जैसे वो क्या गलती करते हैं, कैसे वो सही कर सकते हैं उसे? तो थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा पैशन को लेके भी आप रहो, मतलब अगर हमारे दोस्त जा रहे हैं उस फील्ड में और प्रोबेबली हम भी उसी में जा रहे हैं, तो वो कभी कभी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। प्लस आप जब ट्वेल्थ तक करते हो तो आप फिक्स्ड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप वो सब्जेक्ट पढ़ते हो। जब भी आप बैचलर्स में आते हो, चाहे किसी भी डोमेन में हो, चाहे बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, तो थोड़ा सा वो चीजें वाइडन हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आप अपने इंटरेस्ट को देख के फॉलो करो, ना कि रैट रेस पे। अगर किसी को पता ही नहीं है क्या करना है, तो वो कैसे डिसाइड करे, कैसे खुद को फाइंड आउट करे? ओके। प्रोबेबली मतलब आप वही अपने 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 फील्ड्स देखो कि आपने जब ट्वेल्थ किया तो आपको किन किन कोर्सेज में थे जो मजा आ रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मेरे केस में बात करो, तो मुझे डेफिनेटली शायद नहीं मालूम था कि मुझे सिविल लेनी है या कौन सी ब्रांच लेनी है, बट मुझे इतना मालूम था कि ऐसी कोई ब्रांच लेनी है जिसमें मैथ्स बहुत ज्यादा हो, क्योंकि बिकॉज मैथ्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था। तो मैंने कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखा, तो मैथ्स दो तीन कोर्सेज सब में रहते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों उस टाइम ऐसा लगा, जो कि बहुत सही नहीं है। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बट उसमें सिविल इंजीनियरिंग मुझे सबसे ज्यादा लगा उनका कोर्स वर्क देख के बिफोर ज्वाइनिंग, कि उसमें मैथ्स है या इन्वायरमेंट या सॉइल रिलेटेड कोर्सेज विच आर मोर रिलेटेबल टू मी। सो दैट्स व्हाई आई देन फाइनलाइज कि हाँ, मुझे अगर बीटेक करनी है तो सिविल इंजीनियरिंग सही करनी है। ओके सर, स्टूडेंट्स को कब से प्रिपेयर करना चाहिए अगर उन्हें अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो? ओके। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज किस डोमेन में चाहिए। आप क्या ट्वेल्थ के बाद ट्राई करना चाहते हो, आप क्या बैचलर्स के बाद ट्राई करना चाहते हो? अगर आपने बैचलर्स के बाद इंडिया में कहीं मास्टर्स ज्वाइन कर लिया है, तो आप क्या पीएचडी के लिए चाहते हो या पोस्ट डॉक के लिए चाहते हो? तो आपको पहली चीज तो ये डिसाइड करना पड़ेगा आपका पर्पस क्या है, क्योंकि पर्पस के हिसाब से आप टफेल या आइल्स एग्जाम देते हो। अगर प्रोबेबली यस। उनकी जरूरत नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर हम पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करेंगे तो उसमें ऐसी कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो या क्या अपॉर्चुनिटीज है। प्रोबेबली उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब ट्राई करना है या करियर पाथ फाउंड आउट करना है अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। ओके सर, फॉरेन जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, मार्क्स, स्किल्स या नेटवर्किंग? ओके, सो इनिशियली आई थिंक नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी स्किल्स तो होनी चाहिए, मतलब आप बिना स्किल्स के तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाओगे किसी ना किसी फेस पे। तो स्किल्स तो सबकी प्रायोरिटी रहती है, बट ये है कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास भी लिंक्डइन पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर आपकी प्रोफाइल पे मैंने देखा कि आपका जर्मनी में कोलैबोरेशन है, तो आपने कैसे किया? सो आई यूज टू सेंड पीपल मेल्स और समथिंग। सो मेल्स के बेसिस पे अगर हमारा रिसर्च इंटरेस्ट कोइंसाइड किया कि उनको भी लगा कि हाँ इस फील्ड में इंटरेस्टिंग है उनके लिए भी और मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग था, तो हमने डिसाइड किया कि हम साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। बट वो आपको मेल करना होगा उनको, आपको कॉमन रिसर्च इंटरेस्ट ढूंढने होंगे। तो मार्क्स, आई थिंक मार्क्स
अगर मैं इन तीनों को प्रायोरिटाइज करूंगा तो स्किल्स आई थिंक फर्स्ट होगा। बट स्किल्स पे सब कोई फोकस करता है, सो आई वुड फोकस ऑन द नेटवर्किंग। एंड मार्क्स अगर आपके बेयर मिनिमम फॉर एग्जांपल 7 CPI से ऊपर है, तो आई थिंक इट वुड नेवर बी अ प्रॉब्लम। ओके सर, आपको ट्रैवल ग्रांट भी मिला, उसके लिए कोई प्रिपरेशन, कोई एग्जाम देना पड़ता है या कि कुछ और अदर वेज है? सो एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया मेरे फेलियर्स का, कि मैंने डार्ट अप्लाई किया एंड इट इज हाईली कम्पिटिटिव, तो उसमें मुझे बिल्कुल फेलोशिप नहीं मिली। तो प्रोबेबली आई एम नॉट द राइट कैंडिडेट टू गिव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कॉलरशिप। हाँ, बट कुछ स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल मुझे एक ग्रांट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मिली थी, तो वो भी एज अ पार्ट ऑफ वो नेटवर्किंग का ही मोरलेस था, क्योंकि उसमें कुछ फेलोज होते हैं जो कि रिकमेंडेशन देते हैं। अगर वो रिकमेंडेशन देते हैं तो आपको फेलोशिप वो मिल जाती है 1,500 यूरोज की। तो वो 1,500 यूरोज की फंडिंग मुझे वहां से मिली थी। बाकी जो और फंडिंग्स मुझे मिली कोलैबोरेशन के लिए, तो आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ माय सुपरवाइजर्स ग्रांट विच दे हैव गॉट, एंड इन दैट वे आई गॉट द फंडिंग। बट इन जनरल स्कॉलरशिप के लिए आपको इनिशियली कोलैबोरेशन चाहिए होगा। सेकंड चीज, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो मुझे भी फील होता है कि शायद मैंने डार्ट के लिए उतना अच्छा नहीं लिखा, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना होता है, बिकॉज विदाउट गेटिंग टू मच कॉम्प्लिकेटेड। तो SOP पे ही बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। ओके सर, थोड़ा सा आईआईटी के ऊपर बात कर लेते हैं, ओके? बिल्कुल। ओके वेट। ये है हमारा आईआईटी कानपुर। सर, ये आपको कैंपस है, हम्म कैसा एक्सपीरियंस था आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है कैंपस का या लैब्स का। सो आई थिंक अगर हम कहते हैं कोर IITs विच इज इन द टॉप 7 IITs, तो डेफिनेटली इट इज वर्थ एटलीस्ट। अगर क्योंकि बैचलर्स में कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो ऑलवेज मैं रिकमेंड करता हूँ करूंगा कि मतलब अगर आपको रिसर्च में भी जाना है या आपको अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड करनी है, अगर आपका बैचलर्स में नहीं हो पाता है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि 2 साल मास्टर्स में मतलब ये टाइम स्पेंड करना वर्थ वाइल है। ओके हाँ, सो वाईटी कैंपस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, स्पेसिफिकली अगर आप कहीं प्राइवेट कॉलेजेस या वहां से कहीं आप अगर कैंपस IITs में, किसी भी IITs में आप आते हैं या NITs में भी आते हैं, तो एक हर चीज में इन टर्म्स ऑफ रिसर्च या कैंपस लाइफ आपको थोड़ा सा तो हमेशा डिफरेंस फील होगा कि जो क्लासेस हैं या इन्वायरमेंट है या डिस्कशंस हैं, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बेटर रहता है। इन टर्म्स ऑफ मेस फूडिंग, कैंटीन्स, तो वो 24/7 कई सारी ओपन रहती है, तो हर चीज के लिए आपको फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि सब्सिडाइज्ड है। फॉर फॉर अस ऑल्सो एवरीथिंग इज सब्सिडाइज्ड, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। तो कैंपस का एनवायरनमेंट मुझे हमेशा से बहुत बहुत अच्छा लगा। सर, आईआईटी कानपुर का पर्सनल हेलीपैड भी है? हाँ, हेलीपैड भी है। सो मेरा जो डिपार्टमेंट है और जहाँ मैं क्या कहते हैं मेरा लैब है, तो उसके बहुत पास में ही है। सो इट इज अ एयर स्ट्रिप, और कोई भी यस। मतलब अगर कोई भी गेस्ट आते हैं या वो आते हैं, तो वो एक हेलीपैड है वो। ओके सर, आईआईटी की रैंक भी काफी अच्छी है रिसर्च में, हाँ, आई थिंक आईआईटी NIRF में कानपुर आई के। थिंक फोर्थ फोर्थ और आई थिंक फिफ्थ होगी। यार QS रैंकिंग में आई थिंक इट इज समथिंग अराउंड 250 और समथिंग लाइक दैट। आईआईटी कानपुर की क्यूएस रैंकिंग भी अच्छी है, और एनआईआरएफ में रैंकिंग भी हाँ 5 है हाँ 25 का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंजीनियरिंग एंड ओवरऑल और रैंकिंग इट रिसर्च इज रिसर्च फोर्थ में या 6 फिफ्थ। है। हम्म। इनोवेशन में आई थिंक रैंकिंग और इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि बहुत सारी फंडिंग हमें मिली है। तो इन टर्म्स ऑफ इनोवेशंस आल्सो आई थिंक विद द टाइम, अभी तो फिफ्थ, आई थिंक विद द टाइम द रैंकिंग विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ओके, गेट की एग्जाम भी अभी रिसेंट में आया, तो अभी गेट के एडमिशन्स भी स्टार्ट होंगे आईआईटी में। हाँ हाँ हाँ, फ्रॉम अप्रैल और समथिंग लाइक दैट, फ्रॉम COAP पोर्टल वो।
स्टार्ट यस। होगी। ओके सर, जब आप पहली बार इंडिया के बाहर कॉन्फ्रेंस के लिए गए, उस टाइम पे मोमेंट क्या फील था? कैसे घर वालों का क्या एक्सपीरियंस था? घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया? हाँ, सो पहली कॉन्फ्रेंस फॉरेन की, और पहली कॉन्फ्रेंस अगर आपकी स्विट्जरलैंड की हो, जो कि वैसे ही इतना मतलब सुना हुआ है मूवीज एंड ऑल से, सो वो बहुत मेरे लिए भी बहुत अच्छा वो था इनिशियली, जब मुझे पता चला कि आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड अ 1 वीक वर्कशॉप ऑन ऑन माय थीसिस रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो जब मैंने पेरेंट्स को बताया तो इनिशियली वो थोड़ा सा नर्वसनेस था, बिकॉज अगर आपका पहली बार आपका वीजा प्रोसेस होते हैं, तो अगर आप अकेडमिया से नहीं है तो जनरली यूरोप का वीजा कई बार रिजेक्ट हो सकता है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि यस। हो जाता है, बट हो सकता है रिजेक्ट। बट आप फॉर एकेडमिया तो आपके पास पूरी फंडिंग है और सब चीज है, तो वीजा रिजेक्ट नहीं होता। तो वो एक थोड़ा, जब तक वीजा नहीं आया था तो एक नर्वसनेस था। बट उसके बाद पेरेंट्स के लिए भी बहुत खुशी का वो था मोमेंट। और जब मैंने पहली बार जब मैं गया भी, तो वो बहुत अच्छा वो फीलिंग थी। ओके सर, जैसे फॉरेन में क्या होता है, जो यूरोप, स्पेशली यूरोप या यूएस, तो वो हम्म रिसर्च में अच्छा खासा एक्सपेंस करते हैं। उनका हम्म रिसर्च का जो हम्म बजट होता है वो काफी अच्छा होता है इंडिया के कंपेरिजन में। तो इंडिया को हम्म वहां से क्या लर्निंग्स लेके इंडिया में रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों का इंटरेस्ट आए? क्योंकि जनरली लोग बीटेक करके प्लेसमेंट लेके सेटल हो जाते हैं, रिसर्च की तरफ हम्म। इंटरेस्ट इतना क्यों नहीं होता? तो आई थिंक अब फिलहाल अभी लोगों को उतना करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही हैं, प्रोबेबली दैट्स वाई उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर रिसर्च एरिया में प्रॉपर फंडिंग हो, जैसे अभी गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग अ लॉट ऑफ फंडिंग्स, हमारी फील्ड में है या क्वांटम फील्ड में है या मेडिकल फील्ड में है, तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। बट वो कभी भी एक मतलब वो नहीं हो सकता है, मतलब हमेशा और फंडिंग की नीड होती है, हमेशा डिफरेंट रिसर्चेस की नीड होती है। कई बार डेफिनेटली उतना एक्सपेंडिचर होने के बाद भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, तो एक थोड़ा सा फंडिंग का कई बार इश्यूज होता है। और स्पेसिफिकली अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल, क्योंकि रिसर्च के बाद या तो आप एकेडमिया में प्रोफेसर आप बन सकते हैं या इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। तो वहां अगर थोड़ा आपका पे स्केल और इम्प्रूव हो स्पेसिफिकली इन द इंडस्ट्री पार्ट, तो आई थिंक वो लोगों को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स गेटिंग इनटू द मोर इनटू द रिसर्च एरिया रादर देन गोइंग फॉर अ जॉब आफ्टर देयर बैचलर्स। ओके सर, अगर आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड वीक है या आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, तो ये स्टोरी प्रूफ है कि आप भी कर सकते हो। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, और किसी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करें जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर जॉब्स, एआई का इम्पैक्ट और वो हार्ड ट्रुथ्स जो हर स्टूडेंट को सुनने चाहिए। ट्रस्ट में, पार्ट 2 और भी ज्यादा पावरफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।